हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट स्पीड फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए, नोट्स खुद से बनाइए। खुद के नोट्स सबसे बेटर होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आपको खुद से नोट्स नहीं बनाना तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। जो हम लिख रहे हैं उसका नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के अंडर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं उन चार्जेस के बारे में जो रेस्ट में रहता है, जैसे कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो चार्जेस रेस्ट में नहीं होते, जो चार्जेस मोशन में होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। तो क्लास 12 में हमारे चैप्टर्स जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, हमें इन क्लास 12 में आगे पढ़ना है। तो सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे पूरे अच्छे से टॉपिक वाइज। तो अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक मास। मास के बारे में हम लोग स्मॉल मतलब जब छोटे थे हम लोग तभी मास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, और कूलम्ब को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। वैसे जैसे करंट टेंसर क्वांटिटी होता है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये इससे हम लोग को क्या पता चलता है? ये इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मान लेते हैं कि एक बॉडी है और उस बॉडी में चार्जेस है 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम। अगर हम लोग से पूछे कोई कि इस बॉडी में टोटल कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज हम लोग को अगर निकालना है तो हम लोग सिंपली उसको ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग अलजेब्राइक सम करते हैं वैसे ही सिंपल उसको ऐड कर देंगे। 3 + 2 + 1 = 6 कूलम, सिंपली ऐड कर देंगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम लोग को वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ता। तो स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग सिंपली उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज होता है, जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो कितना होता है, कितना कूलम्ब होता है फंडामेंटल चार्ज। ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम्ब है। तो देखते हैं कि फंडामेंटल चार्ज जो है, फंडामेंटल चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज,
जो एकदम छोटा सा पार्ट हो सकता है चार्ज का, सबसे छोटा पार्ट, उसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल चार्ज है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग मास देखें, उसको m और स्मॉल ई से डिनोट करें, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्ज जो है वो जनरली दो टाइप का होता है। जनरली क्या, दो टाइप का ही होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहे, या फिर नेगेटिव के साथ नेगेटिव चार्ज रहे, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। और अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रहे, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास का। जैसे कि हम लोग मास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और चार्ज को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा हम लोग कंपेयर करके देखते हैं मास को और चार्ज को। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड मास। इस तरफ हम लोग चार्ज को देखते हैं, इस तरफ हम लोग मास को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं चार्जेस का। तो चार्जेस जो होता है, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है एंड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। यहीं अगर हम लोग मास को देखें, तो मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। कोई भी चीज़ का मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ मोशन, है ना। तो चार्ज पे कोई मोशन, अगर कोई बॉडी चार्ज है और उसको हम लोग मोशन के अंडर रखते हैं, मतलब उसको मोशन कराते हैं उस चार्ज बॉडी का, तो चार्ज पे उस मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन या स्पीड। और यही अगर हम लोग मास को देखते हैं, तो मास इंडिपेंडेंट नहीं होता है। मास अगर मतलब हर बॉडी का मास होता है। अगर हम लोग किसी बॉडी को मोशन के अंडर रखते हैं, उसको मोशन करवाते हैं, तो वो हैवी हो जाता है। वो मतलब जितना उसका, अगर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे किसी चीज़ का, अगर मान लीजिए आप खड़े हैं नॉर्मली, और अगर आप दौड़ रहे हैं और आपका वेट किया जा रहा है, कैसे भी करके आपका वेट मेज़र किया जा रहा है, तो आप जब खड़े रहेंगे तो आपका जो वेट होगा वो कम होगा कंपेयर टू जब आप दौड़ रहे हैं। जब आप दौड़ते हैं तो आपका जो वेट है वो हैवी हो जाता है, आप ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो डिपेंड्स ऑन मोशन या स्पीड। तो बॉडी गेट्स heavier when v मतलब वेलोसिटी, स्पीड इंक्रीजेस। अगर हम लोग जानना चाहे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग देख सकते हैं m=m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²
बाई सी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे m है मास, जब हम लोग दौड़ते हैं, अगर हम लोग मतलब जब हम लोग दौड़ रहे हैं उस टाइम का मास, तो उसको लिखते हैं मास इन मोशन। एम नॉट है हम लोग का इनिशियल मास एट रेस्ट। v है यहाँ पे हम लोग का स्पीड या वेलोसिटी जो भी, और c है स्पीड ऑफ लाइट। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखें और v को इंक्रीज करें, तो v को इंक्रीज करने से मास इन मोशन जो है वो बढ़ रहा है, तो बॉडी गेट्स हैवियर व्हेन v इंक्रीजेस। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे v को बढ़ा के या फिर घटा के बॉडी, जब हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो बॉडी जो है वो हैवी हो जाता है, और जब उसको कम करते हैं तो स्पीड मतलब बॉडी का जो मास है वो घट जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट जो कि दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक्सपेरिमेंट नहीं, काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता था डिटरमाइन करने के लिए कि किसी बॉडी में कितना चार्ज है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, ज़्यादा चार्ज है या फिर कम चार्ज है। तो उसको बोला जाता था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या होता था कि एक बॉक्स रहता था, एक चैम्बर जैसा रहता था, और इसमें दो गोल्ड के लीफ रहते थे, लीव्स टाइप, पेटल्स टाइप। एक मेटल रॉड रहता था और ये ऊपर तक ऐसे रहता था, ऐसे रहता था। जो ये अभी फैला हुआ दिख रहा है वो ऐसे सीधे सीधे ही रहता था, और यहाँ मेटल रॉड ऐसे ऊपर निकले हुए रहता था। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते थे, किसी भी चार्ज बॉडी, मान लेते हैं कि एक बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है, उस बॉडी को लिया जाता था और इस जो ये मेटल रॉड है उसमें टच कराया जाता था, कांटेक्ट कराया जाता था। तो उससे क्या होता था कि ये जो रॉड है इसमें तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच करवाया, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर इधर फैलने लग जाता था। सबसे पहले तो एकदम नीचे नीचे रहता था गोल्ड लीफ पेटल्स, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था और ये भी पॉजिटिवली चार्ज। और हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस में पढ़े कि जब दो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता था, तो ये पीछे आ जाता था और ये भी पीछे आ जाता था, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता था। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किस बॉडी पे कितना चार्ज है, कितना किस में ज़्यादा चार्ज है, किस में कम चार्ज है। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी में 5 कूलम्ब है और एक में 3 है, तो जब हम लोग 5 को टच कराएंगे तो जो लीफ है, गोल्ड लीफ, वो ज़्यादा दूर तक रिपेल करेगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो ज़्यादा बनेगा। वही अगर हम लोग 3 कूलम वाले चार्ज बॉडी को टच कराते मेटल रॉड से, तो वो जो एंगल देता वो कम देता एज कम्पेयर टू 5 कूलम, तो यही था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता था पहले। तो यहाँ पे लिख देते हैं, when charge is large, the
The gold leaf repels fire. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम लोगों ने जनरली ये पहले से पढ़ा हुआ है, पर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग बेसिक से पढ़ते हुए पूरे एडवांस तक अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, इसीलिए पूरे बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स are the substances which allows electric charge to flow from it easily। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर फ्लो होने देते हैं। एक अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहे तो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन लिख देते हैं, ह्यूमन वाटर, ये सब अच्छे कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर जस्ट इसका ओपोजिट होता है। The substances which does not allows electric charge to flow, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो हेडिंग लिख लेते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। जो सबसे फर्स्ट मेथड है चार्ज करने के लिए वो है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में दो बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट कराया जाता है जिससे कि चार्ज फ्लो करता है और किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। मान लेते हैं एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है बॉडी में, और हम एक दूसरा बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल है। तो अगर हम लोग को कंडक्शन से इस बॉडी को चार्ज करना है तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए हम इससे इसका कांटेक्ट कराएंगे, और जब हम इससे इसका कांटेक्ट कराएंगे तो जो ये चार्ज है Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में है वो चार्ज हाफ हो जाएगा, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। इस बॉडी में चार्ज बचेगा Q/2 और इस बॉडी में भी Q/2 चार्ज बचेगा आफ्टर कॉन्टैक्ट। तो जब हम लोग किसी बॉडी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से चार्ज कराते हैं किसी दूसरे बॉडी से तो उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का वो है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में जब हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो विदाउट कॉन्टैक्ट होता है।
अब तुम लोग सोच रहे होगे कैसे, तो वो अब लोग आगे अभी देखने वाले हैं। इंडक्शन में क्या होता है कि मान लेते हैं हमें एक बॉडी दिया है जिसको हमें चार्ज करना है। इस बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें कुछ चीज़ें लगेंगी, कुछ चीज़ नहीं, और एक दूसरा बॉडी लगेगा जो कि मान लेते हैं हमें बोला गया है, मान लेते हैं हमें बोला गया है कि इस बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज करना है। तो इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हमें एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी चाहिए जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो। उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मान लेते हैं ये एक स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस बॉडी के सामने लेकर आएंगे, तो इस बॉडी में हम जानते हैं कि हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये साइड जो है बॉडी का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। इस बॉडी का जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज इस तरफ फ्लो हो जाएगा और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हमें बोला गया था इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए, पर जब हम इस बॉडी को सामने लेकर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज हो अट्रैक्ट होकर तो इधर आ जाएगा, पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। अब हमें इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हमें एक मेटल रॉड या फिर कोई एक दूसरा बॉडी भी चाहिए होगा। तो मान लेते हैं हम एक मेटल रॉड को इस तरफ कांटेक्ट कर, तो कांटेक्ट कराने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रॉड पर चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस रॉड पर चला जाएगा, फिर हम इस रॉड को रिमूव कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल रॉड में जा चुका है और इस पॉजिटिवली चार्ज से अट्रैक्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसमें बच जाएगा। तो बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो ये था बाय इंडक्शन। अब मेथड ऑफ चार्जिंग का जो थर्ड मेथड है वो हम लोग देखते हैं, बाय रबिंग। थर्ड प्रोसेस है बाय रबिंग। बचपन में हम लोगों ने वो स्केल वाला और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा। उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक स्केल लेते थे और उसको सर पे रगड़ते थे, और जो पेपर होता था उसका टुकड़ा टुकड़ा करते थे और फिर उस स्केल को पेपर के सामने लेके जाते थे। तो उससे क्या होता था कि पेपर जो है वो स्केल से अट्रैक्ट होता था। क्यों होता था? क्योंकि जब हम लोग प्लास्टिक वाले स्केल को रब करते थे अपने सर पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना हर बॉडी में, तो जो स्केल का इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे सर के इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बाल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स स्केल पे चल जाता था, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता था। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से प्लास्टिक चार्ज हो जाता था, नेगेटिवली चार्ज हो जाता था। उसके बाद जब हम लोग उसको पेपर के सामने लेके जाते थे तो फिर दोनों अट्रैक्ट करता था। तो रबिंग, मान लेते हैं कि हम लोग दो बॉडी लेते हैं, ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, मान लेते हैं ये ए ये बी। जब हम लोग दोनों को रब करवाएंगे, दोनों को रगड़ेंगे एक साथ, तो उससे क्या होगा कि इस बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन्स इसमें चल जाएगा। तो जब इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन्स इसमें चल जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा जब हम लोग दोनों को सेपरेट कर देंगे उसके बाद, और ये फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे देखने का है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र के साथ साथ मास का भी ट्रांसफ़र होगा, मतलब मास में भी चेंज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है ना 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के साथ मास का भी ट्रांसफ़र होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं,
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एनसीईआरटी में 3 बेसिक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, जिसमें से कि एक हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग उसको एल्जेब्राइकली डायरेक्ट सम कर सकते हैं, वो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जो फर्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टी, वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में हमने पढ़ा था कि एक बॉडी में मान लेते हैं कि चार्ज है 1 कूलम, 2 कूलम एंड 4 कूलम, और अगर हमसे पूछे कि इस बॉडी में टोटल कितना चार्ज है, तो हम लोग डायरेक्ट इन तीनों को सम कर सकते हैं। 4 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 1 कूलम इक्वल्स टू 7 कूलम, डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को कभी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज कैन नेवर बी फॉर्म्ड, हम लोग चार्ज को कभी फॉर्म भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, हम लोग चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक बॉडी है, और इस बॉडी में इनिशियली 2 कूलम, 4 कूलम और 4 कूलम चार्ज है, और इस बॉडी को हम लोग ऐसे ही शेक करते हैं। तो आफ्टर शेकिंग बॉडी को शेक करने से जो चार्जेस था 2 कूलम, 4 कूलम, 4 कूलम, वो मान लेते हो गया 3 कूलम और 3 कूलम। और अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कितना चार्ज है, इसको x मान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि x कितना है, तो हमने पढ़ा अभी कि बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़ा कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी फॉर्म्ड, ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? यहाँ का जो टोटल चार्ज है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि बॉडी तो सेम है, सिर्फ हमने उसको शेक किया है। तो यहाँ पे जो चार्ज था वो 10 कूलम था, 4 + 4 + 2 10 कूलम, और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी 10 कूलम ही होगा, तो Q = 10 कूलम। पर हमें बोला गया कि इस x को फाइंड करना है, तो Q = 3 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस x मान लेते हैं। Q को हम लोग 10 कूलम यहाँ लिख देते हैं, 3 + 3 6 कूलम प्लस x, तो x हमारा कितना हो गया? 4 कूलम। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। लास्ट जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जनरली कभी कभार, और 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, क्या बोलता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड
इतना तो हमने चार्ज इज कंजर्व्ड में भी पढ़ा था, पर इसमें क्या है, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड एज एन इंटीजर मल्टीपल of the fundamental चार्ज। और हमने पहले ही देखा कि फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इससे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। Q, इसको रेड से लिख रहे हैं क्योंकि एक है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे E डिनोट करता है फंडामेंटल चार्ज, N डिनोट करता है इंटीग्रल मल्टीपल, और Q डिनोट करता है चार्ज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई लिखे हैं। तो इस फॉर्मूला से एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज क्या हम किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अगर ये हमसे पूछा जाए तो इसमें हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे Q इक्वल्स टू एन ई का इस्तेमाल करते हैं तो E का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, Q हमको दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻19, और अगर दोनों को डिवाइड करने से Q बाई E अगर एक इंटीजर आता है तो ये इस बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो इतना चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। पर अगर ये एक इंटीजर नहीं आता, मान लेते हैं कोई डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, 0.5 वगैरह में आता है, तो इतना चार्ज हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हमेशा चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड एज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, है ना। तो हम लोग इससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो Q हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू N। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे N इक्वल्स टू 5 आएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 80/16 बचेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हम लोग हटा देंगे तो ये 0 ऊपर चल जाएगा, ये 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 कट जाएगा, 80/16 बचेगा, जो कि होता है 5, 16 5 से 80 होता है, तो N इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो ये एक इंटीजर है 5, तो हम लोग इस चीज़ को, हम लोग इतने चार्ज को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, इतना ही टॉपिक आज कवर करना था। बाकी सब टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी ऑल में सेट कर दो ताकि सब वीडियो देख सको जो भी नेक्स्ट आए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।